नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने शिक्षा का अर्थ, उसकी परिभाषा, प्रकार व स्वरूप को पढ़ा था। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम भाषा की प्रकृति, उसके कार्यक्षेत्र और भाषा का जीवन में क्या रोल है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तो नेचर ऑफ लैंग्वेज, तो हमने इसका फ्लो चार्ट बनाया है, तो आप देख सकते हैं। तो आगे हमने इसको डिफाइन किया है। तो भाषा की प्रकृति, भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। जो भाषा के गुण होते हैं या उसके स्वभाव होते हैं उसको भाषा की प्रकृति कहते हैं। इसे ही भाषा की विशेषता या लक्षण कह सकते हैं। तो भाषा की प्रकृति निम्नलिखित है। तो पहली है, भाषा सामाजिक संपत्ति है। तो जो भाषा है वो एक सामाजिक संपत्ति है। तो भाषा का विकास और अर्जन समाज में होता है। जो बच्चा जिस समाज में पैदा होता है तथा पलता है वह उसी समाज की भाषा सीखता है। तो जो भाषा है, भाषा और समाज का आपस में घनिष्ठ संबंध है। तो यदि अगर समाज ही नहीं होगा तो हम भाषा को भी नहीं सीख सकते। अगर आगे है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। तो जो भाषा है वह एक पैतृक संपत्ति नहीं है, मतलब हमें भाषा जन्म से ही नहीं आ जाती, हमें उसे सीखना पड़ता है। तो यदि किसी भारतीय बच्चे को एक दो वर्ष की अवस्था में किसी विदेशी भाषा बोलने वाले लोगों के साथ रख दिया जाए तो वह उसकी ही भाषा बोलेगा। तो इसलिए भाषा एक पैतृक संपत्ति नहीं है। आगे है, भाषा अर्जित की जाती है। तो जो भाषा है वो खुद ही हमें पूर्वजों से प्राप्त नहीं होती, हमें उसे सीखना पड़ता है। तो मनुष्य भाषा को अपने परिवार और वातावरण से सीखता है। इसलिए जैसा वातावरण होगा वैसी ही मनुष्य की भाषा भी होगी। तो आगे है, भाषा जटिल से सरलता की ओर जाती है। तो जो इस दुनिया में कोई भी मनुष्य है वो ये नहीं चाहता कि हमें कोई भी चीज़ में परिश्रम करना पड़े। तो इसलिए वो उस किसी काम को करने के लिए सरल से सरल तरीका ढूंढता है। तो इसी तरह लोग चाहते हैं कि भाषा को भी हम आसानी से सीख लें। जैसे कोई अगर टफ वर्ड है तो उसको वो सरल रूप में सीखने का प्रयत्न करता है। जैसे टेलीविज़न है तो उसको हम टीवी कहकर काम चला सकते हैं। तो भाषा जटिल से सरलता की ओर जाती है। तो आगे है, भाषा परिवर्तनशील व गतिशील है। तो जो भाषा है, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। भाषा निरंतर परिवर्तनशील रहती है। तो भाषा सदा गतिमान रहकर विकास करती है। भाषा को बहता जल भी कहा गया है। आगे है, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक सीमा है। प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा किसी विशेष काल से प्रारंभ होकर इतिहास के निश्चित काल तक व्यवहार में रहती है। तो जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले संस्कृत भाषा ही बोली जाती थी सारे में, फिर धीरे धीरे संस्कृत भाषा का बोलचाल में कम प्रयोग होता गया, तो अब हिंदी भाषा ही होती गई। तो आगे है, विचार विनिमय का साधन। भाषा के द्वारा मनुष्य अपनी अनुभूतियों तथा भावों को व्यक्त करता है। तो भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य आपस में बातचीत करते हैं, अपनी बात दूसरों को पहुंचाता है तथा दूसरों की बात को खुद समझता है। तो आगे है, भाषा संस्कृति से जुड़ी है। तो जो भाषा है वो हमारी संस्कृति से जुड़ी है। तो हम लोगों का भाषा के आधार पर ही उसे जज करते हैं कि हम उसकी संस्कृति को देख सकते हैं। जैसे वह बोलता है,
उस हिसाब से हर भाषा अपने समाज की संस्कृति से संबंधित होती है। जो भी भाषा व्यक्ति बोलता है वह उसकी संस्कृति को दर्शाती है। तो आगे है भाषा का कार्यक्षेत्र यानी स्कोप ऑफ लैंग्वेज। तो जो भाषा अध्ययन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। तो पहला है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं का अध्ययन, जिसमें हम सभी प्रकार की भाषाओं का अध्ययन करते हैं। आगे है स्टडी ऑफ अदर सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू लैंग्वेज, भाषा से संबंधित अन्य विषयों का अध्ययन। इसमें हम भाषा से संबंधित अन्य सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं। तो ये जो भाषाओं का अध्ययन है इसमें ये है भाषा परिवर्तन की दिशाएं। तो इसकी कुल 5 दिशाएं मानी जाती हैं। पहली है ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान। तो पहली है ध्वनि विज्ञान। ध्वनि की परिभाषा। ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई है। ध्वनि वह सार्थक इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो भाषा का भव्य भवन ध्वनि संकेतों की नींव पर स्थापित होता है। तो जो शब्द का आधार है वो ध्वनि होता है। जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं तो ध्वनि के माध्यम से वो हमें सुनाई देता है। यह भी भाषा का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो आगे हम इसमें ध्वनि विज्ञान में हम ध्वनि उत्पादन की प्रक्रिया, ध्वनि का वर्गीकरण, ध्वनि परिवर्तन की विभिन्न दिशाएं, ध्वनि परिवर्तन के कारण का अध्ययन करते हैं। तो दूसरा है शब्द विज्ञान। तो जो शब्द विज्ञान की परिभाषा है, शब्द की परिभाषा है शब्द भाषा की लघुतम व स्वतंत्र इकाई है। तो इसमें हम पढ़ते हैं शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से होती है, शब्द की संरचना, शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों में परिवर्तन। तो शब्दों में जो परिवर्तन है वो बड़ा ही विचित्र होता है। जैसे मातृ से माता बनता है, माता से माँ, पितृ से पिता हुआ, पिता से बाप। तो जो शब्द है वो भाषा का एक तत्व है। तो शब्दों में परिवर्तन की दिशाएं भी हम इसमें पढ़ेंगे शब्द विज्ञान में। आगे हैं पद विज्ञान। ध्वनि और शब्द को मिलाकर नए रूप को विकसित करना ही पद विज्ञान कहलाता है। तो जो वाक्य का निर्माण होता है वो पदों से होता है। तो अतः वाक्य के बाद पद रचना भाषा का अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। तो आगे हम देखते हैं जैसे शब्द हुआ ज्ञान और ध्वनि हुई ई। तो हम जब इनको जोड़ेंगे तो ज्ञान ही बनता है। ज्ञान जमा ई ज्ञानी, तो ये पद विज्ञान हुआ। विभक्ति, प्रत्यय एवं क्रिया चिन्हों से युक्त शब्द पद के नाम से ही अभिहित किए जाते हैं। पद को ही हम रूप भी कहते हैं। तो पद विज्ञान में हम पढ़ते हैं पदों के तत्व, तत्वों के प्रकार, तत्व के विभिन्न रूप। तो आगे है वाक्य विज्ञान। तो भाषा वह वाक्य तत्व है जिसके द्वारा पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है। पदों के संयोग से वाक्यों का निर्माण होता है और वाक्य विज्ञान में भी भाषा परिवर्तन की एक दिशा सिद्ध होती है। तो वाक्य की अन्य स्थलीय संरचना को हम वाक्य विज्ञान में पढ़ेंगे। तो जो भाषा का प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है, विचार विनिमय करना, और यह कार्य वाक्यों के द्वारा ही संपन्न होता है। तो वाक्यों का हम भाषा में सबसे अधिक प्रयोग करते हैं और ये भाषा का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो आगे है अर्थ विज्ञान। तो भाषा अध्ययन के क्षेत्र अर्थ विज्ञान पर भी आधारित है। समय, परिस्थिति एवं वातावरण के कारण पूर्व प्रचलित शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। यह पर अर्थ परिवर्तन भाषा परिवर्तन की प्रमुख दिशा है। तो जो भाषा परिवर्तन की 3 दिशाएं मानी है, किसने मानी है, ब्रिज महाशय ने। अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार और अर्थादेश। तो जो भाषा की आत्मा है वो क्या है, अर्थ है। तो जो बाकी है वाक्य, पद, शब्द और ध्वनि, ये भाषा के शरीर है। तो आत्मा कौन हुई, अर्थ। तो आगे हैं भाषा अध्ययन के क्षेत्र। तो पहला है वर्णनात्मक अध्ययन। इस अध्ययन को एक कालिक अध्ययन भी कहते हैं। किसी निश्चित समय में भाषा का अध्ययन करना, उदाहरण के लिए वीरगाथा काल, रीति काल, द्विवेदी काल आदि में हिंदी भाषा का जो अध्ययन किया जाएगा वह एक कालिक तथा वर्णनात्मक अध्ययन होगा। तो आगे है ऐतिहासिक एवं कालक्रमिक अध्ययन। इस ऐतिहासिक काल में हम भाषा के विकास की खोज करते हैं। इससे पता चलता है कि आधुनिक भाषा किस प्राचीन भाषा से विकसित हुई है।
तो जैसे जो हिंदी भाषा है वो सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद और भी अन्य अन्य अपभ्रंश भाषा हुई, उससे हिंदी का विकास हुआ। तो इसमें हम ये पढ़ते हैं। आगे है तुलनात्मक अध्ययन। तुलना करके हम गुण अथवा दोषों का पता लगा सकते हैं। तो पहले भाषा का अध्ययन किया जाता है, फिर उसकी तुलना की जाती है। इसी आधार पर हम भाषाओं को अलग किया जाता है और भाषा परिवार में वर्गीकृत किया जाता है। प्रयोगात्मक अध्ययन। भाषा के अध्ययन की यह नवीनतम शाखा है। इस अध्ययन में हम बोले जाने वाली भाषा विशेष से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करते हैं। वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से उनकी ध्वनियों का अध्ययन करते हैं। आगे है संरचनात्मक व प्रकारात्मक अध्ययन। भाषा विज्ञान अध्ययन की इस प्रणाली का अध्ययन करने से पहले इसे समझना जरूरी है। यह प्रणाली वर्णनात्मक प्रणाली का दूसरा रूप है। वर्णनात्मक में केवल वर्णन करते हैं, वह यह नहीं बताता कि भाषा का रूप शुद्ध है या अशुद्ध। इसके अंतर्गत भाषा की संरचना, उसके संगठन के आधार पर ही उस भाषा विशेष का अध्ययन किया जाता है। तो इन सब में से तुलनात्मक अध्ययन आधुनिक माना गया है और भाषा अध्ययन का क्षेत्र है वो उसकी सीमा बहुत ही बड़ी है। तो जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले वो अपने घर में सीखता है, अपने माता पिता से, फिर पड़ोसियों से सीखता है भाषा। उसके बाद वो जब स्कूल जाता है तो स्कूल में वो टीचरों से सीखता है, तो जो उसके फ्रेंड्स बनते हैं उनसे वो भाषा सीखता है तथा उसे पता चलता है गलतियाँ सही क्या है। ये भाषा के ही माध्यम से हमें पता चलता है।